मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर मंत्री रामसूरत रॉय ने जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्पाद विभाग की टीम ने बोछा थाना क्षेत्र के राघव मझौली गांव में छापेमारी कर एक ट्रक शराब को किया जब्त। और समाहरणालय सभा कक्ष में डीडीसी ने वैक्सीनेशन को लेकर टास्क फोर्स के साथ की बैठक। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सर्किट हाउस में मंत्री रामसूरत राय ने बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। मारीपुर स्थित परिसदन सभागार में शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। जिले के कटरा और औराई प्रखंड में हर वर्ष बाढ़ के कारण जो परेशानी वहां के ग्रामीणों को उठानी पड़ती है, उसे दूर करने और शरण स्थली के चयन को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि जल्द ही 200 करोड़ की परियोजना के तहत कटरा औराई के लोगों को बाढ़ से छुटकारा दिलाने को लेकर चल रही परियोजना में काम में तेजी लाएगी, जिसके लिए उन्होंने लगभग 100 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी और जो राशि बची हुई है उसे भी जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में लोग राजनीति ना करें, मुकदमा ना करें तो काम जल्द संपन्न होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे बस 1 वर्ष का समय दे दे, मैं उन्हें बाढ़ से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। ये बैठक मुख्य रूप से कटरा और औराई प्रखंड का ये समस्या था और गायघाट का, यानी 2 विधानसभा का इसमें आता है। जो माननीय विधायक निरंजन जी और उन्नीसपुर के हमारे विधायक पंकज मिश्रा जी भी साथ में थे और डीएम के साथ और बीएलओ और कार्यपालक अभियंता बागमती, इन सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में निर्णय यही लिया गया है कि जन समस्या बहुत ही गंभीर है ये तीनों प्रखंड के अंतर्गत, और वो परियोजना का जो बांध बनना है जब तक हम पूरा नहीं कर लेते हैं तो जन कल्याण का काम नहीं हो पाएगा। इसमें मकान में सहन का पैसा, बागमती का 20% बचे हुए का पैसा, जो 80% बचे उनका पैसा, कुछ गांवों का याचना रुका हुआ था जो कुछ गलत तरीके से करा लिए थे, सारे विषयों को कंक्लूड करके यही निर्णय निकला है कि जो पैसा अभी आया है 200 करोड़ से ऊपर पेमेंट होना है, जिसमें 100 करोड़ पैसा के लगभग 98 करोड़ का पैसा आ चुका है। उसका वितरण मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, नोटिस चला जाएगा। बचे हुए के लिए भी मांग किया गया और जो काम याचना नहीं हुआ है उस सब की सूची बन के तैयार हो रही है जाएगा, उसका भी जल्दी निराकरण हो जाएगा। और जून के बाद जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उससे संबंधित जितने भी पेमेंट बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला जो समय हमारा बाढ़ के बाद 15 अक्टूबर के बाद आएगा तो नवंबर दिसंबर में हमारा बांध बनना भी शुरू हो जाएगा, जो अगले साल हमको इस जनता को बचा सकेंगे। मतलब इस बार का बाढ़ में बचने की संभावना नहीं है। मुआवजा भी मिलेगा, पुनर्वास मिलेगा। जिनका जमीन गया है मकान में सहन में उनको 4 डिसमिल जमीन भी मिलना है। सरकार जमीन खरीद के उन लोगों को बसाएगी, निश्चित रूप से उनका चिंता सरकार कर रही है। नहीं इस बार, लेकिन इस बार के बाढ़ में डूबने के लिए हम लोग कहाँ छोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं शरणार्थक जगह बनाते हैं, सारी व्यवस्था किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। ऊंची जगहों पर लोग को रखते, डूबने नहीं दिया जाता है। सरकार कभी भी किसी को डूबने नहीं दिया है, ना डूबने देंगे, चिंता मत कीजिए। 1 साल का समय लग रहा है इसमें। बाबू मेरे किसी सरकारी काम है, सरकारी काम का मतलब 10 साल से दौड़ रहे हैं मंत्री जी, 10 साल से दौड़ रहे हैं। से कुछ प्रॉब्लम होते हैं और लोगों के कारण ही प्रॉब्लम होता है। जैसे लोग चले जाते हैं कोर्ट में जाने के कारण मामला अटक जाता है, लेकिन लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग जो भुगतान आया है उसको लेंगे, बाकी लड़ाई आगे हम लड़ते रहेंगे, लेकिन बांध भी बनेगा, भुगतान भी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बोछा थाना क्षेत्र के राघव मझौली गांव में एक ट्रक शराब को जब्त किया। हालांकि कारोबारी मौके से भागने में सफल रहा। बिहार में शराबबंदी के लागू हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी बिहार में शराब की खरीद बिक्री का खेल लगातार जारी है। इसी को रोकने के लिए लगातार उत्पाद विभाग लगा हुआ है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है।
दरअसल उत्पाद विभाग की टीम रात्रि गश्ती कर रही थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि बोछा थाना क्षेत्र के राघव मझौली गांव में एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा है, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि ट्रक के पास शराब का एक कार्टन रखा हुआ है। इसके बाद टीम ने ट्रक के अंदर देखा तो भारी मात्रा में विदेशी शराब आइसक्रीम स्टिक के सहारे छिपाई हुई थी। हालांकि मौके से शराब तस्कर भागने में सफल हुआ। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के अधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सफलता मिली है। लगभग 150 कार्टून विदेशी शराब, इसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही ट्रक किसका है, इसको लेकर परिवहन विभाग से परख किया गया और आगे की जांच की जा रही है। पिछली रात्रि की है। उत्पाद विभाग की टीम गश्ती पे थी, गश्ती के क्रम में थी, तभी एक सूचना प्राप्त हुई कि बोछा थाना क्षेत्र के राघव मझौली गांव में एक ट्रक खड़ी है। रात्रि का समय था और उस रूट में ट्रक के खड़े होने की कोई वजह नहीं थी। इसी सूचना के आधार पर तुरंत वहां पहुंचा गया। पहुंचकर देखा कि एक ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ी है और विदेशी शराब का कार्टन ट्रक के बगल में ज़मीन पर रखा गया है। गिरफ्तारी की कोशिश की गई पर रात का समय था और बरसात हो रही थी, धीमी धीमी बरसात हो रही थी, तो चूँकि ढाब का इलाका था तो इसका लाभ उठाकर दूर से हमारे गाड़ियों के लाइट देखकर वो चौकन्ना होगा और भागने में सफल हुआ। मालिक का पता चला कितनी लीटर शराब की मात्रा लगभग 1300 या 1400 लीटर के आसपास होगी। कॉस्ट 10 लाख के आसपास। इसकी कोशिश की जा रही है शराब तस्कर कौन है, उस एरिया में कौन कौन से धंधेबाज सक्रिय हैं, कौन से धंधेबाज हैं जो उस एरिया को चुनते हैं खेप अनलोड करने के लिए। ये जैसे ही पता चलेगा बता दिया। ट्रक मालिक का कुछ पता चला है? ट्रक मालिक का अभी ट्रक की तलाशी ली गई है। ऐसी कोई विशेष कागजात की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन परिवहन कार्यालय से जो हमें प्रतिवेदन मिलेगा उसी के आधार पर। ट्रक में इतना ही शराब था, इसके अलावा ट्रक में इससे ज़्यादा शराब होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ट्रक का साइज़ थोड़ा बड़ा है और कुछ शराब ज़मीन पर पड़ी थी और एक संभावना है कि बाकी की शराब कारोबारी वहाँ से हटा चुके थे। जिले में कोरोना संक्रमण से लोग उभरे ही नहीं कि चमकी बुखार ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में अब तक कुल 29 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। जिले और उसके आसपास के जिलों में कोरोना महामारी के बीच तापमान बढ़ने के साथ एक बार फिर चमकी बुखार का कहर शुरू हो चुका है। लगातार आंकड़ों में इजाफा जारी है। पिछले कुछ दिनों से चमकी बुखार से पीड़ित कई संदिग्ध बच्चे को गंभीर हालत में एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में फिलहाल 4 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें से 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। वहीं चमकी बुखार के लक्षण वाले एक अन्य सस्पेक्ट बच्चे भी भर्ती हैं, जिसका फिलहाल एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में इलाज चल रहा है। साथ ही बता दें कि जिला प्रशासन चमकी बुखार को लेकर जागरूकता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चला रही है। वहीं अधिकारी हर सप्ताह अपने क्षेत्र में जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि इस वर्ष अभी तक 29 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 6 बच्चों का इलाज के दौरान ही मौत हो चुका है। एईएस चमकी बुखार के कुल जिले में मतलब सभी जिले मिला करके एसकेएमसीएच में अभी तक 29 केसेस आए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर ज़िले का 14 केस है और मुजफ्फरपुर ज़िले के एक बच्चे की मौत चमकी से हुई है। और इससे कुल मौतों की बात यदि हम करें तो अन्य ज़िला मिला करके कुल 6 मौतें हुई हैं। खुशी की बात इसमें यह है कि 18 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है, वो स्वस्थ होकर के अपने घर पे हैं। 3 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो और चमकी पर नियंत्रण के मद्देनज़र, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर स्तर पर माकूल तैयारी की गई है और प्रचार किया जा रहा है। आज कुल कितने बच्चे भर्ती हुए? आज एक बच्चा बेतिया का भर्ती हुआ है। इस तरह से कुल केसेस की संख्या 29 हो गई है। बढ़ती गर्मी के साथ बच्चों की बढ़ने की संभावना भी है। हाँ, बढ़ते तापमान के मद्देनज़र ये देखा गया है कि कुछ केसेस बढ़े हैं, परंतु उसके समानांतर हम लोग जो एहतियात है वो जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ता पंकज कुमार ने सिविल सर्जन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए डीडीसी से मुलाकात कर लिखित शिकायत की।
जिले में एक तरफ जहां एंटीजेन किट कालाबाजारी, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर धांधली। वहीं अब एक और नया मामला सामने आया है, जहां एक अधिवक्ता ने सिविल सर्जन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए शनिवार को डीडीसी से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की है। अधिवक्ता पंकज कुमार ने सिविल सर्जन एसके चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कोविड नियंत्रण कार्यक्रम में मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करानी थी। सरकार का ऐसा दिशा निर्देश था जिसमें सरकार ने कहा था कि आउटसोर्सिंग के जरिए मानव बल की बहाली करनी है। यहाँ सिविल सर्जन एवं संशिका सहायक अपनी मनमानी तरीके से पूरे मानव बल कर दी है। यहाँ तक कि अपने बेटे को बहाल करने के लिए दंत चिकित्सक बहाली कर दी। यहाँ तक कि दंत चिकित्सक का बहाली नहीं करना था। अधिवक्ता पंकज कुमार का आरोप है कि झूठे मुकदमे में उनको फंसा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उनके द्वारा 3 दिन पूर्व जिलाधिकारी को भी किया गया। जिलाधिकारी द्वारा टीम का गठन कर आगे की जांच के लिए आदेश भी दिया गया। उन्होंने बताया कि आज डीडीसी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। कोविड नियंत्रण कार्यक्रम में मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना सरकार का ऐसा दिशा निर्देश। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आउटसोर्सिंग के जरिए मानव बल की बहाली करनी है। यहाँ सिविल सर्जन एवं संचिका सहायक ने अपने मनमाने तरीके से पूरे मानव बल की बहाली कर दी। यहाँ तक कि अपने बेटा को बहाल करने के लिए दंत चिकित्सक का बहाली नहीं करना था, उन्होंने दंत चिकित्सक का भी मैनिपुलेशन करके और बहाली कर दिया। और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सिविल सर्जन साहब ने हम पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया कि 50,000 रुपया की ईमानदारी मांगते हैं। हमने डीएम साहब को 3 दिन पिटीशन दिया। डीएम साहब ने उक्त आलोक में जांच दल का गठन किया और जांच दल अपनी पूरी जिम्मेवारी से कर रही है। इसी संदर्भ में आज हमने डीडीसी साहब को गवाही दी है शपथ पत्र के साथ कि हमसे भी पैसा मांगा गया। जब हमने पैसा नहीं दिया तो मेरी पत्नी का नियुक्ति पत्र ही बदल दिया, सदर अस्पताल से मड़वन पीएचसी में कर दिया। वहीं सिविल सर्जन ने भी जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। हालांकि मीडिया ने जब उनसे इस बात को लेकर जब सवाल पूछा तो वो बचते नजर आए। धमकी मिल रही है, क्या कारण सामने? अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको सिर्फ धमकी मिल रही है, इस पर कुछ नहीं कहेंगे? अभी कुछ नहीं कहेंगे। जिलाधिकारी ने समाहरणालय सभा कक्ष में भवनहीन थाना और ओपी के निर्माण को लेकर पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के भवनहीन थाना और ओपी के निर्माण को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी को अपने अपने प्रमंडलों में भवनहीन थानों और ओपी की सूची सोमवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं अपर संभागता राजेश कुमार ने बताया कि जिले में 13 थाना और ओपी भवनहीन है, जिसके लिए जमीन की व्यवस्था जल्द कराकर भवन का निर्माण कराया जाएगा। भवनहीन जो थाना और ओपी हैं उनको जमीन उपलब्ध कराने हेतु आज जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बैठक ली गई है और मंडे तक का समय दिया गया है कि सभी संबंधित अंचल अधिकारी DCLR प्रस्ताव तैयार करके अनुमंडल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, है ना। और इसकी सूचना जो है हम लोग गृह विभाग को भेजेंगे ताकि इनका जल्दी वहाँ पर निर्माण हो और वहाँ पर उसका सेटअप, खाने का सेटअप जो है पूर्ण रूप में फुल फ्लेज जो है स्टार्ट हो जाए। दोनों अनुमंडलों इसमें थाना में विश्वविद्यालय थाना है, मुजफ्फरपुर सदर थाना है, करजा है, देवरिया है, मोतीपुर है, कच्ची पक्की है, मेडिकल कॉलेज है, राजेपुर है ना। कि सभी में लगभग जो है भूमि उपलब्ध है। केवल राजेपुर में हम लोगों को भूमि अर्जन या लीज नीति में जाकर के भू अर्जन करना होगा, ठीक है। और इधर जो है ओपी में हमारा जैतपुर, तुर्की, पपली और पानापुर है। इसमें हमको पपली में भू अर्जन की प्रक्रिया में जाना होगा। अब तक का जो अंचल अधिकारी का रिपोर्ट है उसके अनुसार वहाँ पर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं। जो थानों के भवन बन चुके हैं उनमें कब तक स्थानांतरित होंगे, इसको लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, ये तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित मामलों की वहाँ बैठक की जा रही थी और जहाँ भवन बन गए हैं उसमें जो आगे की कार्रवाई है वो गृह विभाग के द्वारा की जानी है।
अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समाहरणालय सभा कक्ष में DDC ने कोरोना टीकाकरण को लेकर टास्क फोर्स के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन को लेकर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन टास्क फोर्स की बैठक उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में टीकाकरण अभियान में आ रही कठिनाइयों को लेकर चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को यह बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और उसकी समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा की जाएगी। आज की जो बैठक थी वह टीकाकरण के संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया गया है उसी के तहत यह बैठक हुई थी। और हम लोग का उद्देश्य यही था कि जो टीकाकरण का कार्यक्रम हमारे ज़िले में चल रहा है उसमें यदि किसी तरह की कोई कठिनाई होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, किस तरह की समस्या आती है टीकाकरण को लेकर के, तो उसको यहाँ रखा जाएगा इस बैठक में और उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे। आज यह पहली बैठक हुई है। अब यह प्रत्येक शनिवार को हम लोग इस बैठक को करेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसमें जो है अब इस पूरे वीक में यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम लोग अगले बैठक में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इस बैठक में आज आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ स्वयंसेवी संस्था के लोग, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के जो शिक्षक थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ धर्मगुरु थे, सभी लोगों को हम लोगों ने बुलाया था और आप पत्रकारों को भी हम लोगों ने कहा था। तो आप लोगों से भी हमारा यही हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग भी कहीं किसी तरह की समस्या, कोई भ्रांति की बात हो, कोई अफवाह की बात हो, किसी तरह से लोगों में डर की बात हो, तो आप लोग भी हम लोग के संज्ञान में इन बातों को लाइएगा। हमारा प्रशासन जो है इसमें लगा हुआ है। सर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं बात में विचार देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में किसी तरह की कोई
उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों समान रूप से काम कर रहा है, इसलिए लोगों के बीच में इस बात को फैलाइए, लोगों को जानकारी दीजिए। आप लोगों के माध्यम से जानकारी जानी चाहिए कि इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों ही समान रूप से काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच वैशाली कोविड केयर सेंटर द्वारा लगातार संक्रमित लोगों को बेहतर इलाज किए जाने को लेकर अस्पताल प्रबंधक द्वारा डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। जिले में कोरोना काल में मारीपुर स्थित वैशाली कोविड केयर अस्पताल के द्वारा लगातार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वहां के चिकित्सकों को डॉक्टर बी मोहन और डॉक्टर गौरव वर्मा के द्वारा मरीजों की सेवा की गई। इस दौरान दोनों ही चिकित्सकों ने एक दिन रात जग कर मरीजों का इलाज किया। वहीं कोरोना की स्थिति में सुधार देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने अपने अस्पताल कर्मचारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें एसडीओ कुंदन कुमार, नगर डीएसपी राम नरेश पासवान भी उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर बी मोहन और डॉक्टर गौरव वर्मा ने कोरोना काल में अपने अस्पताल में मरीजों के साथ बीते अपने खट्टे मीठे अनुभव को भी शेयर किया। इन योद्धाओं के प्रति तो बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि देखिए जो भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम के रूप में काम किए हैं, उसमें खासकर जो योद्धाओं को सम्मान किया गया है, खासकर जो जितने भी मेरी पारा मेडिकल स्टाफ है वो सही में बधाई के पात्र हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर ने ये किया वो किया, लेकिन मैं मानता हूँ जो इमरजेंसी के समय में अगर पारा मेडिकल स्टाफ का सहयोग नहीं मिले तो हम डॉक्टर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पारा मेडिकल स्टाफ का सम्मान देना ये बहुत अच्छी चीज़ है और वो सम्मान के पात्र भी हैं। सर डॉक्टर सीके दास ने कहा कि बहुत सारे पिलर थे, जिला प्रशासन एक पिलर था, मेडिकल कॉलेज एक पिलर था, पैरामेडिकल स्टाफ एक पिलर था, मेरा एक विभाग था इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उसको मैनेज करना। तो अगर बाकी सब लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो मुजफ्फरपुर में एक्चुअली में लाशें बिछने वाली थी। लेकिन जैसा डॉक्टर सीके दास जी ने कहा कि हमारे मुजफ्फरपुर का रिकॉर्ड इंडिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे शहरों से अच्छा था, तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं जिनके सबके सहयोग से हम लोगों ने कोरोना पर इस बार विजय प्राप्त कर ली। पुलिस लाइन मैदान में उत्पाद विभाग और विभिन्न थानों द्वारा पकड़े गए 7500 लीटर विदेशी शराब और स्प्रिट को नष्ट किया गया। पूरे राज्य में शराबबंदी को लागू हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी करती है। वहीं इनके विरोध में लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार अभियान चलाकर कई हजारों लीटर शराब पकड़ी है। वहीं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पकड़े गए लगभग 7500 लीटर विदेशी शराब व स्प्रिट को स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में शनिवार को नष्ट किया गया। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार, इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी, दरोगा दीपक कुमार, अंजलि कुमारी, अल्पना कुमारी, बम कुमार सहित कई अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सिटी न्यूज़ से खास बातचीत में उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि पिछले 1 महीने में पकड़े गए 7500 लीटर विदेशी शराब व स्प्रिट का नष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें उत्पाद विभाग अय्यापुर, सिकंदरपुर, ओपी सदर थाना क्षेत्र से पकड़े गए 7500 लीटर शराब नष्ट किया जा रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और आज पुलिस लाइन मैदान में लगभग हजारों लीटर शराब की नष्टीकरण हो रहा है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको किस तरीके से मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन में पकड़े गए शराब का नष्टीकरण हो रहा है। जेसीबी के द्वारा लगभग 3 से 4 थाना क्षेत्रों का लगभग 7500 लीटर से ऊपर ये शराब जिसका आज नष्टीकरण हो रहा है। पर महीने ये नष्टीकरण का अभियान चलता रहा है। मेरे साथ उत्पाद अधीक्षक, क्या ये अभियान चल रहा है? ये शराब की विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। समाहर्ता महोदय के अधिग्रहण के पश्चात इसे विनष्टीकरण किया जा रहा है। कितना मात्रा है? लगभग 7657 लीटर के करीब है। इसके अतिरिक्त अन्य थाने से को भी सूचना दी गई है, वहाँ भी जिनका अधिग्रहण आदेश प्राप्त होगा वो विनष्टीकरण के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। जगह मतलब अधिक शराब अभी तक कितना टोटल शराब पकड़े गए हैं? प्राय बहुत कम बचा हुआ है विनष्टीकरण के लिए। जो भी पकड़े गए हैं सारे का विनष्टीकरण किया जाए। मतलब ज़्यादा हो जाने के कारण हर महीने में विनष्टीकरण। हाँ, चूँकि नियम है कि सभी शराब का जो है एक समाहर्ता के महोदय के द्वारा प्रस्तावित होने पर विनष्टीकरण की कार्रवाई की जाती है। हर एक मामले में विनष्टीकरण कार्रवाई पुलिस लाइन में की जाती है। इसके अतिरिक्त थानों में भी जो अधिग्रहण आदेश प्राप्त होते हैं
संबंधित थाने में भी किया जाता है। आज कौन कौन सा थाना है? अभी अहियापुर है, सदर है और सिकंदरपुर है। इसके अतिरिक्त उत्पाद विभाग के भी मामले हैं। बिल्कुल, ये थे उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार, जो कि साफ बता रहे थे कि शराब इतनी पकड़ी जा रही है कि थाना में रखने का जगह नहीं हो पाता है, जिसके कारण हर महीने उत्पाद विभाग को शराब की नष्टीकरण करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन की सफलता माने या सरकार की विफलता। मैं अपने सहयोगी रिकेश के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। नगर निगम के लाख दावों के बावजूद नाला सफाई अभियान फेल दिख रही है। शहर के कई वार्डों में अभी भी नाला जमा है तो सड़कों पे पानी जमा है। देखिए ये रिपोर्ट। शहर के नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से शहरवासी को निजात नहीं मिल रही है। वहीं बारिश भी जारी है। इसके बावजूद भी शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में सालों भर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। सड़कों पर नाले का पानी बहने से स्थिति और भी बिगड़ाल हो जाती है। नगर निगम की उदासीनता के कारण शहरवासियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शहर के कई वार्डों में रहने वाले लोगों की परेशानी देखी जा सकती है। सड़क किनारे बने नाले में पानी का जमाव सालों भर रहता है। नाला से पानी निकासी की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हालांकि पहले इसी नाली से पानी की निकासी हुआ करती थी, बाद में नाला से पानी की निकासी लगभग ठप पड़ गई। अब नौबत यह है कि नाले का पानी सड़क पर फैला रहता है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी घरों में ही रह जाता है। हालांकि कुछ दिनों के अंतराल पर मशीन से पानी तो निकाली जा रही है, लेकिन यह व्यवस्था नाकाफी है। वहीं मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि जनता की परेशानी से वह भी अवगत हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए सभी वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द निकले। पानी से निजात मिले, इसीलिए हम लोग एक सप्ताह से नगर निगम में, जो आपने देखा होगा कि नाले की सफाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन कलभर की सफाई नहीं होती है। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने सफाई प्रभारी, नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर के साथ हम लोगों ने अंचलवार 10 अंचल का सफाई समीक्षा का, कलभर का समीक्षा किया, सारी चीज़ का कहाँ कहाँ जाम है। और उसका हमको लगता है कि सोचा चाहे तो आपकी शहर में जल जमाव नहीं होगी। और उसी का परिणाम है कि अभी आप देखते हो ये नाला सरकारी नाला है और लोग जो है अतिक्रमण किए हुए हैं। हमारे नगर आयुक्त भी आए थे और देखे हैं, उसको तोड़े हैं, तोड़वाए हैं, पूरा सा टूटा उटा है, उसी को ये देखने आया है। और हमको लगता है कि ये बहुत चौड़ा नाला है, सरकारी नाला है। इसी कारण पूरा गरीब स्थान, वार्ड 18, 19, 20, 21 जो भी वहाँ जल जमाव होती है और यहाँ से पानी निकलता नहीं था, अब पानी निकलेगा। इस बार चाहे तो आपकी जल जमाव शहर में नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।